हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन द मोम क्लासेज। आज दोस्तों अध्ययन करेंगे आमेर के कछुआ वंश के इतिहास के बारे में। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और अगर आज चैनल पर नए हो आप तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। पहली बात करें तो कछुआ वंश जो है, ये कछुआ वंश भगवान राम के वंशज कुश के वंशज मानते हैं खुद को रघुकुल तिलक भी कहा जाता है। कछुआ वंश ने आमेर रियासत पर शासन किया। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, कछुआ वंश ने किस रियासत पर शासन किया? तो आमेर रियासत, जिसे हम जयपुर रियासत के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहला शासक पूछा जाए तो वो दुले राय है। दुले राय काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि वास्तविक नाम इसका तेजकर्ण है और इन्हीं के द्वारा इस वंश की स्थापना की जाती है। कछुआ वंश की 1137 ईस्वी में नरवर MP से दोसा आया था। तो कहाँ पर आया? दोसा पर आया। दुले राय कहाँ आया? दोसा में आया दुले राय आया। और कहाँ का शासक था? नरवर MP का। बड़ गुर्जरों को हराकर दोसा पर अधिकार किया। बड़ गुर्जर या फिर बड़ गुर्जरों को हराकर दोसा पर अधिकार किया दुले राय ने। मूल नाम पूछा जाए तो तेजगढ़, 1137 ईस्वी की यह घटना है। उसके बाद ये रामगढ़ जयपुर के मीणा शासकों को हराकर रामगढ़ पर अधिकार करता है। जयपुर के मीणा शासकों को हराकर रामगढ़ पर अधिकार करता है। और इसके बाद बात करें तो रामगढ़ में इन अपनी कुल देवी जमुआई माता, रामगढ़ में जमुआई माता का मंदिर का निर्माण करता है। रामगढ़ और जमुआई देवी दोनों मिलकर बनती है जमुआ रामगढ़। क्या बनती है दोस्तों? जमुआ रामगढ़। नेक्स्ट बात करें, काफी इंपॉर्टेंट, कोकिल देव के बारे में अध्ययन करें तो 1207 ईस्वी में आमेर के मीणा शासकों को हराकर आमेर पर अधिकार किया। तो अब राजधानी कोकिल देव के समय पूछी जाए तो आमेर बनी, और कौन सी नंबर पूछा जाए तो 3 नंबर की। पहली बात करें तो हमने देखा दोसा प्राथमिक राजधानी थी दुले राय के समय। उसके बाद 2 नंबर पर बात करें तो वो थी जमुआ रामगढ़, या फिर इसे कहते हैं रामगढ़। तो तीसरी राजधानी पूछी जाए तो वो थी कोकिल देव के समय आमेर के मीणाओं को हराकर अधिकार किया कोकिल देव ने। घटना कब की है? तो 1207 ईस्वी की है। मीणाओं का शासन बूंदी व आमेर में ही था। अगर पूछा जाए दोस्तों कि मीणाओं का शासन किस क्षेत्र में था, तो बूंदी व आमेर में ही था। आमेर पर सबसे पहले राजा कोकिल देव का था। उसके बाद उससे पहले पूछा जाए तो मीणाओं का शासन था। कोकिल देव से पूर्व आमेर पर किन शासकों का किस जाति का शासन था? तो मीणा जाति का शासन था। कोकिल देव के बाद महत्वपूर्ण शासक आता है भारमल। मजनू खां और चंगताई खां की सहायता से अकबर से मुलाकात करता है भारमल। 1562 ईस्वी में हरकाबाई, भारमल की पुत्री है कौन? हरकाबाई का विवाह भारमल की पुत्री जो है ये अकबर के साथ शादी करता है 1562 ईस्वी में। क्षेत्र पूछा जाए तो वो सांबर है। सांबर को अकबर की विवाह सतली भी कहा जाता है। सांबर इंपॉर्टेंट है। कुल भारत के नमक उत्पादन में 8.7% योगदान करती है। राजस्थान के क्षेत्रफल का 80% योगदान, ये क्षेत्र नमक उत्पादन का 80% जो नमक उत्पादन है ये कहाँ से होता है? सांबर से होता है। सांबर में देवयानी है जिसे तीर्थों की नानी कहते हैं, और सांबर जो है ये अकबर की विवाह शरण स्थली है। भारमल की बेटी थी कौन? हरकाबाई के विवाह 1562 ईस्वी में किसके साथ होता है? अकबर के साथ होता है दोस्तों। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें, काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि ये रहेगा अकबर के द्वारा हरकाबाई को मरियम उस्मानी यानी पटरानी की उपाधि दी गई। सलीम, जिसे हम जहांगीर कहते हैं, इसी का बेटा था। हरकाबाई का बेटा था सलीम जहांगीर। और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला, इंपॉर्टेंट तीनों ही टॉपिक हो गए दोस्तों। इंपॉर्टेंट ये होगा कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो वो था भारमल। और उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला कौन सा शासक था? तो वो भारमल था। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दोनों ही लाइनें इंपॉर्टेंट है। हरकाबाई का विवाह, इसके साथ वैवाहिक संबंध और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला। और इसके बाद बात करें तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि किसकी सहायता से भारमल मिला था अकबर के साथ? तो ये मजनू खां, पहली बार चंगताई खां के सहयोग से मिला, दूसरी बार मजनू खां के सहयोग से मिला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शासक है भगवंत दास। ये भारमल का पुत्र है भगवंत दास। और भारमल की जो पुत्री थी हरकाबाई, इसका विवाह हुआ था किसके साथ? अकबर के साथ, जिसे मरियम उस्मानी कहा गया। सलीम जहांगीर उसका बेटा हुआ। इसने सरनाल गुजरात में मिर्जा विद्रोह, अकबर के भाई थे कौन? मिर्जा, इनके विद्रोह को दबाया था किसने? भगवंत दास ने। कहां पर? सरनाल गुजरात में। काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अकबर ने इसे नगाड़ा व झंडा परचम देकर सम्मानित किया। किसको? भगवंत दास को नगाड़ा व झंडा देकर परचम ये सम्मानित किया। इस वजह से भगवंत दास जब भी मुगल दरबार में पेश होता था तो उस समय नगाड़ों की गूंज होती थी। जब नगाड़ों की गूंज होती थी तो सबको पता चल जाता था कि भगवंत दास आ रहा है। अपनी बेटी मानबाई की शादी सलीम जहांगीर के साथ की, और जहांगीर ने मानबाई को शाही बेगम की उपाधि दी। खुसरो इनका बेटा था। इंपॉर्टेंट दोस्तों, अब इनकी बेटी है भगवंत दास की बेटी जो है वो है मानबाई। मानबाई का विवाह किसके साथ होता है? तो वो होता है
जहांगीर के साथ, जिसे हम सलीम कहते हैं। और जो ये सलीम है, जहांगीर है, इसने जहांगीर ने मान बाई को जो उपाधि दी वो शाही बेगम की उपाधि दी। और खुसरो जिसे हम शाहजहां कहते हैं, किनका बेटा था, जहांगीर का बेटा था। और ये जो बात करें तो मानबाई का पुत्र था कौन, खुसरो, जिन्हें हम शाहजहां कहते हैं। मानबाई ने जहांगीर की शराब की आदतों से तंग आकर आत्महत्या कर ली। अब इंपॉर्टेंट दोस्तों ये टॉपिक समझना, बारमल की बेटी थी हरकाबाई, विवाह किसके साथ हुआ, अकबर के साथ। बेटा कौन हुआ, तो बेटा सलीम या फिर जहांगीर हुआ। भगवंत दास की बेटी थी मानबाई, और इनका जो पुत्र हुआ दोनों से सहयोग से, तो वो खुसरो था, जिसे हम शाहजहां कहते हैं। मान सिंह इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 1590 में आमेर का राजा बनता है मान सिंह। तब अकबर ने इसे 5000 का मनसब प्रदान किया था। मनसब क्या होता है दोस्तों, मनसब एक रैंक होती है, मुगल दरबार में एक रैंक कह सकते हैं मनसब को, यानी वो जिस पद पर होता है उस पद को कितनी रैंक दी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थोड़े दिनों बाद इसे 7000 का मनसब दिया गया। और ऐसा माना जाता है कि मान सिंह एकमात्र ऐसा हिंदू शासक था जिनके द्वारा मुगलों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। तो ये 7000 का मनसबदार किसी हिंदू राजा को मिलने वाला सबसे बड़ा मनसब था, क्योंकि उस समय की नीति में 5000 से ज़्यादा का मनसब केवल मुगल राजाओं को मिलता था। इस वजह से इंपॉर्टेंट है, 7000 का मनसब मिला मान सिंह को। और 1590 में आमेर का शासक बनता है। अकबर ने इसे काबुल, बंगाल और बिहार का गवर्नर बनाया, क्योंकि मान सिंह के द्वारा काबुल, बंगाल और बिहार को जीत लिया गया था। काबुल, इसने यहाँ पर 5 कबीलों को हराया था। कहाँ पर, काबुल में 5 कबीलों को हराया। तब इस विजय के उपलक्ष्य में जयपुर के झंडे को पंचरंगा रंगवाया। उससे पहले क्या होता था कि जयपुर का जो झंडा होता था वो सफ़ेद रंग का होता था, जिसमें 6 टहनियाँ की झाड़ी बनी हुई होती थी, 6 टहनियों की झाड़ी बनी हुई थी और सफ़ेद रंग का होता था। और ये जो घटना है, ये 5 कबीलों को जीतने पर काबुल में जब अधिकार करता है मान सिंह, उसके पश्चात झंडे को पंचरंगा रंगवाया जाता है। और बिहार में 1592 ईस्वी में उड़ीसा को जीता और बिहार में अपने नाम पर मानपुर नामक नगर बसाया। बंगाल में अकबर नगर बसाया, वर्तमान में इसे राजमहल कहा जाता है। बंगाल में एक नगर है, वो उसको राजमहल कहा जाता है। प्राचीन नाम उसका अकबर नगर था, जो कि मान सिंह के द्वारा बसाया गया। पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराया तथा वहाँ पर शीला माता, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इनकी आराध्य देवी बनती है शीला माता। और इनकी मूर्ति लेकर आया और आमेर के महलों में स्थापित करवाया। किसकी मूर्ति, शीला माता की। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्वी बंगाल केदार को हराकर मान सिंह कौन सी माता की मूर्ति लेकर आया, तो वो शीला माता की मूर्ति और आमेर के महलों में स्थापित करवाया। शीला माता का जो ये जो है, ये आमेर के कछुआ राजवंश की इष्ट देवी है, या फिर इसे कहा जाता है दोस्तों आराध्य देवी। हमने कुल देवी की बात की तो वो जमुआई माता थी, जो कि भारमल के द्वारा उनके मंदिर का निर्माण करवाया जाता है जमुआ रामगढ़ में। उपाधि के बारे में अध्ययन करें तो अकबर ने मान सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी और फरजंद यानी बेटा की उपाधि दी। उस समय के मुगल अपने नाम के आगे क्या लगाते थे, मिर्जा लगाते थे। मिर्जा मान सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी, तो अकबर ने दी। और ये इंपॉर्टेंट है, वो इसे फरजंद कहता था, बेटा कहता था। मान सिंह ने आमेर के महलों का निर्माण करवाया। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, मान सिंह ने आमेर के महलों का निर्माण करवाया। इसने वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर का निर्माण करवाया। इसकी रानी कनकावती बीकानेर के शासकों की पुत्री थी। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि बीकानेर के कौन से शासक की पुत्री थी कनकावती। अपने बेटे जो कि बंगाल में लड़ता हुआ मारा गया जगत सिंह की याद में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया। यह मूर्ति भगवान कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़ में किया करती थी। तो जगत शिरोमणि मंदिर किसने बनवाया, कनकावती में। अगर राजा पूछा जाए तो वो राजा होगा मान सिंह दोस्तों, राजा पूछा जाए तो मान सिंह के द्वारा। और ये जो प्रमुख पूछा जाए तो कनकावती के द्वारा जगत सिंह का मंदिर बनवाया जाता है, जिसे जगत शिरोमणि मंदिर कहा जाता है। यह मूर्ति भगवान कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़ में क्या करती थी। दरबारी विद्वान इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। पुंडरिक विठल, रागमाला, रागमंजरी, राग चंद्रोदय और नृत्य निर्णय, ये जो प्रमुख चारों पुस्तकें हैं ये पुंडरिक विठल की है। आगे पुंडरिक रत्नाकर के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद जो शासक बनता है वो है जय सिंह। इसे मिर्जा राजा जय सिंह कहते हैं। मिर्जा राजा जय सिंह फर्स्ट भी इसे कहा जाता है। 1621 से 1667 के मध्य यानी लगभग 46 साल इन्होंने मुगलों की सेवा की और मुगलों के अधीन रहे। आमेर के कछुआ शासकों में सबसे लंबा शासनकाल इनका रहा। शाहजहां ने इसे मिर्जा की उपाधि दी। तो हमने देखा फरजंद और बात करें तो मिर्जा की उपाधि सबसे पहले
मिर्ज़ा रज़ा मान सिंह को दी गई। और इसके साथ बात करें तो यहाँ पर मिर्ज़ा राजा की जो उपाधि है वो शाहजहाँ के द्वारा जय सिंह को दी जाती है, जय सिंह फर्स्ट को दी जाती है। और औरंगजेब ने इसे शिवाजी के खिलाफ दक्षिण भारत में भेजा और 1665 में जो संधि होती है, जब शिवाजी हारने लगा तो इसे पुरंदर की संधि कहते हैं, जो कि शिवाजी और जय सिंह के मध्य हुई थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों दोनों ही शासक। तो हमने बात कर रहे हैं जय सिंह, मिर्ज़ा राजा जय सिंह के बारे में। और इन्हीं के दरबार में मुख्य बात करें तो दरबारी विद्वान था कुलपति मिश्र, जिनके द्वारा 52 पुस्तकों की रचना की गई, जिसमें मिर्ज़ा राजा जय सिंह के दक्षिणी अभियानों की जानकारी मिलती है। हिंदी के प्रख्यात लेखक बिहारी जी कौन है? हिंदी के प्रख्यात जो लेखक है बिहारी जी, इन्हीं के दरबार में रहते थे। और कुलपति मिश्र, जिनके द्वारा 52 पुस्तकों की रचना की गई, इन्हीं का भांजा था। कौन था? बिहारी का भांजा था कुलपति मिश्र, जिनके द्वारा 52 पुस्तकों का संकलन किया गया, जो कि मिर्ज़ा राजा जय सिंह के दक्षिणी अभियानों के बारे में जानकारी देते हैं। बिहारी जी ने बिहारी सतसई की रचना की। इंपॉर्टेंट, जयगढ़ का किला का निर्माण जय सिंह फर्स्ट ने करवाया, जिसे मिर्ज़ा राजा जय सिंह कहते हैं। इसे चिल्ले का टीला कहते हैं, क्योंकि चील रहने के कारण इसे चिल्ले का टीला कहा गया, और वर्तमान में हम इसे जयगढ़ के नाम से जानते हैं। जय सिंह के बाद में आता है सवाई जय सिंह। मिर्ज़ा राजा जय सिंह के बारे में अध्ययन किया। अब बात करते हैं दोस्तों 1700 से 1743 के मध्य आता है सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक सिंपल सा क्वेश्चन इसमें यह पूछा जाता है कि इसमें 7 मुगल बादशाहों के साथ काम किया। कितने मुगल बादशाहों के साथ? 7 मुगल बादशाहों के साथ। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे राज राजेश्वर की उपाधि दी थी। किसको? सवाई जय सिंह को मोहम्मद शाह रंगीला ने राज राजेश्वर की उपाधि दी थी। इसने उत्तराधिकारी संघर्ष में आजम तथा आजम का पक्ष लिया। ये दोनों उत्तराधिकारी के लिए लड़ रहे थे, आजम और मुअज्जम, लेकिन मुअज्जम बड़ा बेटा जीत गया है तथा हमें पूछा जाए तो इन्होंने सहयोग आजम का किया, लेकिन मुअज्जम जीत जाता है और मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल बादशाह बनता है। इसके बाद में आमेर पर आक्रमण किया। किसने? बादशाह जो मोहम्मद शाह था। कौन था? मुअज्जम जो था, जिसे बहादुर शाह प्रथम कहा जाता है, इसने आमेर पर आक्रमण किया। सवाई जय सिंह को हराकर विजय सिंह, सवाई जय सिंह का जो छोटा बेटा था विजय सिंह को यहाँ का राजा बना दिया। आमेर का नाम मोमिनाबाद या फिर इसे इस्लामाबाद कर दिया। 1708 में होता है दोस्तों देबारी समझौता, जो कि सवाई जय सिंह को इस समझौते के आधार पर इन्हें पुनः आमेर का राजा बना दिया जाता है। कौन से समझौते में? 1708 के देबारी समझौते में। सवाई जय सिंह ने 3 बार मालवा एमपी का सूबेदार, मुगल सूबेदार बनाया गया था। कहाँ का? 3 बार मालवा एमपी का सूबेदार बनाया गया सवाई जय सिंह को। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? भरतपुर के मोहक्कम सिंह कौन है? मोहक्कम सिंह का बड़ा बेटा के खिलाफ बदन सिंह को हराकर सहायता देकर राजा बनाया गया। उसे डिग की जागीरें तथा ब्रिजराज की उपाधि दी गई। तो देखो, भरतपुर का बड़ा बेटा है मोहक्कम सिंह और ये दोनों भाई है बदन सिंह। बदन सिंह की सहायता करता है सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह सहायता करता है तो बदन सिंह सवाई जय सिंह को एक तो उपाधि देते हैं ब्रिजराज की उपाधि देते हैं और डिग की जागीर प्रदान करते हैं सवाई जय सिंह को। इतनी सी बात याद रखना दोस्तों। उसे डिग की जागीर तथा ब्रिजराज की उपाधि किसने दी? तो बदन सिंह ने दी। और बदन सिंह कहाँ का शासक था? भरतपुर का शासक था। और 1741 में गंगवाना अजमेर के युद्ध में जोधपुर के अभय सिंह के खिलाफ बीकानेर के जोरावर सिंह के साथ लड़ाई करता है। कौन? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह गंगवाना अजमेर का जो युद्ध है 1741 में हुआ, इस युद्ध में जोधपुर के अभय सिंह के खिलाफ बीकानेर के जोरावर सिंह के साथ लड़ाई करता है। यह भी इंपॉर्टेंट है। इसने मराठों के साथ 3 युद्ध किए। किसने? सवाई जय सिंह ने मराठों के साथ 3 युद्ध किए। 1715 में पीसलूद एमपी का युद्ध, मंदसौर का युद्ध 1733 में, रामपुरा का युद्ध 1735 में। मराठा पेशवा कौन है? बालाजी बाजीराव के साथ मुगल प्रतिनिधि के रूप में 1741 में धौलपुर समझौता हुआ। मुगलों के साथ संधि हुई। सिंपल सी बात कहें तो 1741 में धौलपुर जो समझौता है ये बालाजी बाजीराव और मुगलों के बीच का समझौता है। उसमें मुगलों का प्रतिनिधित्व करता है सवाई जय सिंह। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। मोहम्मद शाह रंगीला के समय ये समझौता होता है धौलपुर समझौता, जो कि 1741 में होता है। 1740 में जयपुर में अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। कब करवाया था? 1740 में। और ये अश्वमेघ यज्ञ जो है ये अंतिम अश्वमेघ यज्ञ था। यज्ञ का पुरोहित पुंडरिक रत्नाकर था। पुंडरिक विठल जो था हमने देखा था जो मिर्जा राजा जय सिंह के समय था।
यहाँ पर बात करें तो पुंडरीक रत्नाकर जो है ये सवाई जय सिंह के समय है। इस यज्ञ में घोड़े को जय सिंह के सेनापति दीप सिंह खुम्बाणी ने पकड़ लिया था। किसने? दीप सिंह कुंबाणी जो है इन्होंने पकड़ लिया था, जो कि जय सिंह के सेनापति थे। अश्वमेध यज्ञ एक तरह का ढोंग था, क्योंकि यज्ञ के बाद उसने अपना घोड़ा केवल जयपुर के परकोटे में घुमाया था, जिससे केवल इसी का राज था। परकोटे से बाहर घोड़े को नहीं जाने दिया, परकोटे से बाहर नहीं जाने दिया। और ये एक माना जाता है कि एक तरह का ढोंग था, कोई यज्ञ नहीं करवाया गया था, ऐसा लिखा गया है किसी पुस्तक में जो कि संकलन किया गया है। स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन करें तो यहाँ पर देखा दीप सिंह कुमाणी इस घोड़े को पकड़ लेता है। पुंडरीक रत्नाकर यज्ञ का पुरोहित होता है। 1740 में इस यज्ञ का आयोजन किया जाता है। स्थापत्य कला में बात करें तो 18 नवंबर 1727 में जयपुर की स्थापना की जाती है। 18 नवंबर 1727 में, इंपॉर्टेंट है, डेट को याद कर लेना। और ये जो वर्तमान में जो कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है इसमें पूछा भी जा सकता है, क्योंकि राजस्व मंडल जो है वो एक्चुअल दिनांक हमेशा पूछता है। तो 18 नवंबर 1727 में सवाई जय सिंह के द्वारा जयपुर की स्थापना की जाती है। और इसी के साथ वास्तुकार पूछा जाए तो विद्याधर भट्टाचार्य थे। पुर्तगाली ज्योतिष जेवियर डी सिल्वा की मदद ली गई थी। किसकी? जेवियर डी सिल्वा की मदद ली गई, जो कि पुर्तगाली ज्योतिष था। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि विद्याधर भट्टाचार्य कहाँ का था, तो पार्टिकुलर किस राज्य से बिलोंग करता था ये लिखना है कमेंट बॉक्स में। चीन के केहोया तथा इराक के बगदाद नगर की तरह जयपुर को बसाया गया। किसके? चीन के केहोया, इराक के बगदाद नगर के रूप में जयपुर को बसाया गया। जयपुर में 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया गया। कितने वर्गों पर? 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया गया। जयपुर भारत का प्रथम आधुनिक शहर है। प्रथम आधुनिक शहर जयपुर है। स्थापना 18 नवंबर 1727 में। इससे पहले शिकारदोई थी। क्या थी? शिकारदोई थी। इस स्थान पर पहले क्या थी? शिकारदोई, मतलब शिकार किया करते थे राजा महाराजा। जयपुर के निर्माण में सबसे पहले बादल महल बनाया गया। जब सबसे पहले बादल महल बनाया गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 9 प्रकार के यहाँ पर वर्गों में विभाजित किया गया है। विद्याधर भट्टाचार्य इसके वास्तुकार थे। और ये इराक और बगदाद जो इराक की राजधानी है उसकी, और चीन का शहर देखा हमने, कौन सा? केहोया शहर, इन दोनों की तरह बसाया गया है। इससे पहले बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले बादल महल बनाया गया। नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया गया। नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो सवाई जय सिंह ने करवाया। और जयपुर का पहरेदार किला कहते हैं किसको? नाहरगढ़ किले को जयपुर का पहरेदार कहते हैं। पहले इस किले का नाम सुदर्शनगढ़ था। नार सिंह नामक व्यक्ति के मारे जाने के कारण उसका नाम नाहरगढ़ पड़ा। यह मराठों से बचने के लिए बनाया गया था, तो इसी वजह से इसे कहा जाता था जयपुर का पहरेदार। पहले इसका नाम सुदर्शनगढ़ था और एग्जाम में पूछा भी गया है। नाहरगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? तो सुदर्शनगढ़ था, जो कि जयपुर में स्थित है। सिटी पैलेस, चंद्र महल का निर्माण करवाया। सबसे पहले बादल महल का निर्माण करवाया। मान सागर झील में जल महल बसाया। तो मान सागर झील में जल महल बसवाया किसने? जय सिंह, या फिर सवाई जय सिंह, या फिर जय सिंह द्वितीय। गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। जयपुर के राजा स्वयं को गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं। जिस प्रकार मेवाड़ के राजा है वो एकलिंग जी का स्वयं को दीवान मानते हैं, उसी प्रकार जयपुर के शासक हैं ये गोविंद देव जी को दीवान मानते हैं। तो यहाँ पर राजधानियों के क्रम में बात करें तो सबसे पहले राजधानी थी दौसा। दौसा के बाद जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़ के बाद आमेर, और जयपुर की बात करें तो ये कछुआ वंश की चौथी राजधानी थी। गोविंद देव जी को अपना दीवान मानते हैं। यह गौड़ीय संप्रदाय का राजस्थान का प्रमुख मंदिर है। कौन सा? गोविंद देव जी का मंदिर गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। आमेर में सूरत खाना बनवाया। सूरत खाना की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम में, और ये कई बार पूछा गया है। भारत में 5 स्थानों पर, कहाँ पर, कितने स्थानों पर? 5 स्थानों पर जंतर यंत्र उपकरण मंत्र गणना बनवाए गए थे। तो जंतर मंत्र जो वेदशालाएं हैं, जंतर का अर्थ होता है यंत्र या उपकरण, और मंत्र का अर्थ होता है गणना करने वाले। ऐसे उपकरण लगवाए कितनी जगह पर? 5 जगह पर। दिल्ली में सबसे पहले पूछा जाए तो दिल्ली में, उसके बाद जयपुर या फिर जयपुर में सबसे बड़ा पूछा जाए तो जयपुर में, सबसे प्राचीन पूछा जाए तो दिल्ली में, मथुरा, उज्जैन, बनारस जिसे काशी भी कहा जाता है। जयपुर का जंतर मंत्र, यहाँ पर जयपुर के बारे में अध्ययन करें तो यहाँ पर सम्राट यंत्र है, विश्व की सबसे बड़ी
सौरगढ़ी है ये सम्राट यंत्र, राम यंत्र है, जयप्रकाश यंत्र है, नाड़ी वल्य यंत्र है, गुरुत्वाकर्षण नापने का यंत्र जो है इसे नाड़ी वल्य यंत्र कहते हैं, जो कि जयपुर में स्थित है। जयपुर की जो वेधशाला है ये सबसे बड़ी वेधशाला है, सबसे प्राचीन पूछी जाए तो वो दिल्ली की है, जो कि सवाई जय सिंह या फिर जय सिंह द्वितीय के समय बनाई गई थी। जंतर मंतर को 2010 में यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया, ये भी पूछा जा सकता है। जंतर मंतर जो वेधशाला है जयपुर में स्थित है, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, तो वो 2010 में शामिल किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, विरासत सूची की जगह प्राकृतिक में पूछा जाए तो केवलादेव वन्य अभयारण्य जो है सबसे पहले 1985 में केवलादेव, ये कहाँ पर पड़ता है, भरतपुर में, ये सबसे पहले बनाया गया था। विश्व धरोहर में शामिल प्राकृतिक क्षेत्रों में पूछा जाए, सांस्कृतिक पूछा जाए तो जंतर मंतर को 2010 में और 6 पर्वतीय किले 2012 में। 6 पर्वतीय जो किले हैं सबसे पहले गागरोन, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर, जैसलमेर और रणथंभौर, इन 6 किलों को विश्व विरासत की जो धरोहर है उसमें सम्मिलित किया गया, कब, 2012 में। और कालबेलिया नृत्य को 2010 में ये अमूर्त कहा जाता है इसे, कालबेलिया नृत्य को 2010 में, जंतर मंतर को 2010 में और 6 पर्वतीय किलों को 2012 में। इसमें गागरोन जो कि झालावाड़ में पड़ता है, चित्तौड़गढ़ वर्तमान चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, कुंभलगढ़ कहाँ पर पड़ता है तो ये पड़ता है राजसमंद में, आमेर कहाँ पर पड़ता है तो ये पड़ता है जयपुर में, जैसलमेर के किला हम जानते हैं जैसलमेर में, रणथंभौर कहाँ पर है तो सवाई माधोपुर में स्थित है। तो ये भी याद रखें दोस्तों। सबसे पहले पूछा जाए तो केवलादेव वन्य अभयारण्य जो अभयारण्य है इसको अपनाया गया, जो कि भरतपुर में स्थित है। और ये केवलादेव अभयारण्य जो है ये हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हमने बातें की और साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में अध्ययन करें तो सवाई जय सिंह ने जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ लिखा था। तो जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ किन के द्वारा लिखा गया, तो सवाई जय सिंह के द्वारा। नक्षत्रों पर आधारित जीन मोहम्मद शाही पुस्तक लिखवाई किसने, नक्षत्रों पर आधारित जीन मोहम्मद शाही पुस्तक जय सिंह ने लिखवाई। और दरबारी विद्वान पूछा जाए तो पुंडरीक रत्नाकर। जय सिंह कल्पद्रुम की रचना की किसने, पुंडरीक रत्नाकर ने। और यहाँ पर पंडित जगन्नाथ की बात करें तो सिद्धांत सम्राट किसने लिखी है, पंडित जगन्नाथ ने। और इसके बाद बात करें तो सिद्धांत कौस्तुभ कौन है, सिद्धांत कौस्तुभ, इसने यूक्लिक ज्यामितीय संस्कृत में अनुवाद किया, किसका, यूक्लिक ज्यामिति का संस्कृत में अनुवाद किया। केवलराम लोगोरिथम नामक पुस्तक फ्रेंच का विभागी सारणी नामक संस्कृत में अनुवाद किया। केवलराम जो कि जय सिंह के समय था, लोगोरिथम नामक पुस्तक जो कि फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी, इसका विभागी सारणी नाम से संस्कृत में अनुवाद किया किसने, केवलराम ने। और यूक्लिड ज्यामितीय जो थी इसका संस्कृत में अनुवाद सिद्धांत कौस्तुभ ने किया। इंपॉर्टेंट दोस्तों सभी हैं। सवाई जय सिंह ने मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद मेरी विदेशी पुस्तकों को लाने भेजा था, किसको, मोहम्मद शरीफ और मोहम्मद मेरी को विदेशी पुस्तक लाने के लिए भेजा था सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने आमेर में सूरत खाना जहाँ पर चित्र बनाए जाते हैं की स्थापना की। और सवाई जय सिंह के सामाजिक जो सुधार है उनके बारे में अध्ययन करें तो इसने यज्ञों के अवसर होने वाले ब्राह्मणों को भेदभाव को समाप्त किया, उन्होंने एक साथ बिठाया और साधु संतों को गृहस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया, उन्हें मथुरा के पास एक गांव बनाकर दिया, किसने, सवाई जय सिंह ने। इसने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया, सती प्रथा, बाल प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश की सवाई जय सिंह ने। विधवा पुनर्विवाह जो है इसको बढ़ाया किसने, सवाई जय सिंह ने। इंपॉर्टेंट है, जयपुर में पेयजल के लिए हरमाड़ा जयपुर सिकर रोड पर नहर लेकर आया, कौन सी नहर, हरमाड़ा नहर। इसने जयगढ़ किले में जयबर्ण तोप रखवाई किसने, सवाई जय सिंह ने। किस किले में, जयगढ़ दुर्ग में। और ये वही जयगढ़ है जिसे मिर्जा राजा जय सिंह ने बनवाया था। सवाई जय सिंह यहाँ पर जयबाण तोप रखवाता है। इसके बाद जो शासक आता है वो है ईश्वरी सिंह। इंपॉर्टेंट दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों ईश्वरी सिंह के बारे में। राजमहल का युद्ध जो कि टोंक में लड़ा गया 1747 में, ईश्वरी सिंह का होता है दोस्तों, राजमहल टोंक का युद्ध। इसमें ईश्वरी सिंह होता है, इसमें साथी होता है सूरजमल जो कि भरतपुर का होता है। वर्सेस कौन होता है, माधो सिंह। इनका साथी कौन होता है, जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ का शासक। इनका काल माना जाता है मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्ण काल। और उमेद सिंह बूंदी का, दुर्जन साल कोटा का। मराठे पैसे दिए थे
माधो सिंह ने इस युद्ध कराने के लिए, ये युद्ध कराने के लिए माधो सिंह जो है ये पैसे देता है किसको, माधो सिंह देता है मराठों को। दुर्जन साल कोटा का, उमेद सिंह बूंदी का, जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ का इसमें साथी होते हैं। राजमहल जो टोंक का युद्ध होता है 1747 में। ईश्वरी सिंह का साथी होता है सूरजमल जो कि भरतपुर का शासक होता है। क्या होता है युद्ध का परिणाम, इसमें सूरजमल भरतपुर के साथ ईश्वरी सिंह जीत गया। देखो 2 व्यक्ति जीत जाते हैं। इस जीत की खुशी में इसरलाट यानी सरगासुली का निर्माण करवाया किसने, ईश्वरी सिंह ने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वशाली, काफ़ी प्रभावशाली शासक है। इसके बाद बात करें तो बगरू का युद्ध जयपुर 1748 में। ईश्वरी सिंह वर्सेस माधो सिंह, सभी साथे पहले वाले थे। इसमें भी कौन सा युद्ध, बगरू का युद्ध, ये होता है 1748 में। इस युद्ध में माधो सिंह जीत गया तथा समझौते के तहत माधो सिंह को टोंक, टोडा, मालपुरा सहित 5 परगने दिए गए माधो सिंह को। उमेद सिंह को बूंदी का राजा बना लिया गया। मराठों को युद्ध का हर्जाना दिया गया, किनको, मराठों को। इसमें क्या होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, मराठों द्वारा युद्ध हार जाने के लिए तंग किए जाने वाले पर ईश्वरी सिंह इसरलाट से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। तो मराठे इतने ज़्यादा परेशान करते हैं किनको, ईश्वरी सिंह को, और ईश्वरी सिंह जो इसरलाट तालाब जो बनाया गया था उसमें कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले जो युद्ध होता है राजमहल टोंक का, ये 1747 में होता है। इसमें माधो सिंह और ईश्वरी सिंह और सूरजमल जीत जाते हैं, माधो सिंह की हार होती है। और उसके बाद बात करें तो दूसरा जो युद्ध होता है बगरू का युद्ध, इसमें माधो सिंह जीत जाता है और यहाँ पर ईश्वरी सिंह हार जाता है। यहाँ पर समझौता होता है और 5 परगने दिए जाते हैं, मालपुरा, टोडा, टोंक सहित। उमेद सिंह को बूंदी का राजा बनाया जाता है। मराठों को युद्ध का हर्जाना दिया जाता है। माधो सिंह प्रथम की बात करें, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1751 में मराठों का नरसंहार, कत्लेआम करवाया। कब, 1751 में मराठों का कत्लेआम माधो सिंह प्रथम ने करवाया, क्योंकि मराठे युद्ध हार जाने के लिए पैसे के लिए तंग किया करते थे और तंग करने पर ईश्वरी सिंह की मृत्यु हुई थी। इस बात को याद करके माधो सिंह कत्लेआम कराता है, मराठों का नरसंहार करता है। इसकी मां ने मराठों के सेनापति को अपना धर्म भाई बनाकर मराठों को बाद में अपने जयपुर में बुलवाया तथा यहाँ उनका नरसंहार करवाया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनकी मां ने मराठों के सेनापति को अपना धर्म भाई बनाकर मराठों को बाद में जयपुर बुलाया तथा यहाँ पर उनका नरसंहार करवाया माधो सिंह प्रथम की मां के द्वारा। इंपॉर्टेंट दोस्तों, 1759 में काकोड टोंक के युद्ध में मराठों को पुनः हराया। 1761 में बंटवाड़ा का युद्ध में कोटा के राजा शत्रुसाल को हराया। तो यह युद्ध रणथंभौर किले पर अधिकार को लेकर हुआ था। बंटवाड़ा का जो युद्ध है 1761 में, जिसमें कोटा के राजा शत्रुसाल को हराया। इस युद्ध में कोटा का सेनापति जालिम सिंह झाला था। कौन था, जालिम सिंह झाला। माधो सिंह ने 1763 में सवाई माधोपुर की स्थापना की थी। 1763 में सवाई माधोपुर की स्थापना करता है कौन, माधो सिंह। और मोती डूंगरी के महल जयपुर, चाकसू में शीतला माता का मंदिर माधो सिंह के द्वारा बनाया गया। और पूछा भी गया दोस्तों, शीतला माता का मंदिर चाकसू में किसके द्वारा बनाया गया, माधो सिंह के द्वारा। मोती डूंगरी के जो महल हैं वो जयपुर में बनाए गए माधो सिंह के द्वारा। सवाई माधोपुर की स्थापना देखा। प्रताप सिंह बाद में शासक आता है 1778 से 1803 के मध्य। तुंगा का युद्ध 1787 में। प्रताप सिंह वर्सेस मराठा सेनापति कौन था, महादजी सिंधिया। विजय सिंह जोधपुर का शासक इनका साथ देता है। इसने मराठे हार गए थे, इसमें मराठे हार गए थे किस युद्ध में, ये जो तुंगा का युद्ध हुआ था 1787 में। सभी युद्ध इंपॉर्टेंट है तभी ऐड किए गए हैं। विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को पढ़ने के बजाय आप इन नोट्सों को रिवाइज करें, 2 से 3 बार पढ़ें। ये वीडियो वापस रिपीट करें ताकि ये कंठस्थ आपको तैयार हो जाए। पाटन अजमेर का युद्ध 1789 में। प्रताप सिंह प्लस विजय सिंह जोधपुर वर्सेज कौन थे, मराठा सेनापति कौन था, डी थोई फ्रांसीसी था। कौन था, डी थोई फ्रांसीसी था सेनापति। और मराठों के साथ युद्ध, और इस युद्ध में मराठे जीत गए थे। तुंगा के युद्ध में जीत के कारण जोधपुर वाले घमंड कहा करते थे कि हमारे कारण ही आमेर वाले बच गए। इस कारण जयपुर वालों से नाराज होकर धोखे से पाटन के युद्ध में मराठों के खिलाफ पीछे हट जाते हैं तथा मराठे जोधपुर आक्रमण कर देते हैं। पाटन का जो युद्ध अजमेर में हुआ था ये इस वजह से हुआ था दोस्तों। इसके बाद बात करें तो विजय सिंह ने मराठा सरदार जयपा सिंधिया की हत्या कर दी थी। इस हत्या के बदले में मराठा को अजमेर का तारागढ़ किला देना पड़ा।
विजय सिंह की प्रेमिका गुलाब राय को जोधपुर की जहांगीर की रानी को नूरजहां कहते थे। और यहाँ पर बात करें तो जो गुलाब राय है जोधपुर की, इसे नूरजहां कहा जाता था। और ये विजय सिंह की प्रेमिका थी। विजय सिंह ने मराठा सरदार जो है जयप्पा शिंदे की हत्या कर दी थी, इस वजह से तारागढ़ का किला उन्हें देना पड़ा था। मालपुर का युद्ध टोंक में 1800 ईस्वी में होता है। प्रताप सिंह और जोधपुर का शासक होता है भीम सिंह। मराठा होते हैं वर्सेस में, और इस युद्ध में भी मराठे जीत जाते हैं। तो मराठों का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा है उत्तरी पश्चिमी राजस्थान पर। प्रताप सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में अध्ययन करें तो 1799 में हवा महल का निर्माण, और इसमें 953 कितने हैं झरोखे, 953 झरोखे हैं हवा महल में। निर्माण पूछा जाए तो 1799 में प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। यह एक 5 मंजिला इमारत है जो कि भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। तो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान आकृति है किसकी, हवा महल की, जिसका निर्माण प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया। 953 झरोखे हैं। निर्माण रानियों द्वारा तीज गणगौर देखने के लिए करवाया गया था। तीज जो गणगौर होती है उसको देखने के लिए रानियों के इस बनाया गया था। रानियों के लिए वास्तुकार लालचंद उस्ता था। तो हवा महल का वास्तुकार पूछा जाए तो लालचंद उस्ता था। जिस प्रकार हमने देखा कि जयपुर का जो वास्तुकार है वो विद्याधर भट्टाचार्य था। 5 मंजिला जो इमारत है इनके नाम पूछे जाए सिंपल सा, शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। अंतिम जो मंजिल है उसको हवा मंदिर कहते हैं। सबसे नीचे वाली पहली मंजिल है शरद मंदिर, अंतिम है, सॉरी दोस्तों, इस प्रकार ये क्रम है। सबसे ऊपर है हवा मंदिर, उसके बाद है प्रकाश मंदिर, विचित्र मंदिर, रतन मंदिर और अंतिम जो है वो है शरद मंदिर। उसके बाद बात करें तो लालचंद उस्ता के निर्देशन में ये निर्माण करवाया जाता है 1799 ईस्वी में। और इसके बाद प्रताप सिंह को ब्रज निधि नामक से कविताएं लिखते हैं। प्रताप सिंह ब्रज निधि नाम से कविताएं लिखते हैं। प्रताप सिंह के काव्य गुरु गणपति भारती थे। कौन थे? काव्य गुरु गणपति भारती थे। संगीत गुरु चांद खा थे प्रताप सिंह के। प्रताप सिंह के संगीत कौन थे? तो वो चांद खां थे। चांद की तरह प्रताप संगीत सीखा करते थे। चांद खां की पुस्तक पूछी जाए तो सवर सागर थी। कौन थी? सवर सागर पुस्तक चांद खां की थी, जो कि प्रताप सिंह के संगीत गुरु थे। प्रताप सिंह ने जयपुर के संगीत सम्मेलन का आयोजित करवाया। इस संगीत सम्मेलन के अध्यक्ष देवर्षि बृजराज भट्ट थे। इस सम्मेलन में सभी कवियों को मिलाकर राधा गोविंद संगीत सार लिखा था। सभी कवियों ने मिलकर राधा गोविंद संगीत सार प्रताप सिंह के समय लिखा गया। ये संगीत सम्मेलन प्रताप सिंह ने करवाया। देवर्षि बृजलाल भट्ट को अध्यक्ष बनवाया। तमाशा लोक नाट्य जयपुर की लोकप्रिय हुआ। कौन सा लोक नाट्य? तमाशा लोक नाट्य जयपुर में प्रसिद्ध हुआ। बंशीधर भट्ट को इसके लिए महाराष्ट्र से लेकर आए थे। बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र लेकर आए थे तमाशा लोक नाट्य के लिए। प्रताप सिंह का समय जयपुर की चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। मुख्य चित्रकार लालचंद पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाता था। मुख्यतः हाथियों की लड़ाई के चित्र बनाता था। कौन? लालचंद। और ये मुख्य चित्रकार था। प्रताप सिंह के समय का चित्रकार का स्वर्ण काल माना जाता है प्रताप सिंह के समय में। और उसके बाद बात करें तो प्रताप सिंह ने चित्रकला स्कूल की भी स्थापना की थी। इसके दरबार में 52 विद्वान थे, जिन्हें गंधर्व बाईसी या फिर प्रताप बाईसी कहा जाता था। इन विद्वानों ने के लिए प्रताप सिंह ने गुणिजन खाना बनवाया था। किसने? गुणिजन खाना बनवाया था। किन के लिए? प्रताप बाईसी या फिर गंधर्व बाईसी के लिए, जो कि 22 विद्वान थे प्रताप सिंह के समय। गुणिजन खाना का निर्माण करवाया इनके लिए। और उसके बाद बात करें तो आता है जगत सिंह द्वितीय। 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है जगत सिंह द्वितीय। इनकी प्रेमिका रसक कपूर ने शासन कार्यों में हस्तक्षेप किया करती थी। कौन? रसक कपूर। रसक कपूर को उनके अंतिम दिनों में नारगढ़ किले में बंद कर दिया था। किसने? जगत सिंह द्वितीय ने। उसके बाद आता है राम सिंह द्वितीय 1835 से 1880। छोटी उम्र में राजा बना, इसीलिए अंग्रेजों की तरफ से जॉन लुडलो ये पूछा जाता है दोस्तों। राम सिंह द्वितीय का संरक्षक कौन था? तो वो जॉन लुडलो था, जो कि अंग्रेज अधिकारी था। प्रशासक, जयपुर का प्रशासक बनाया गया था जॉन लुडलो को। इसने जॉन लुडलो से सत्य प्रथा, समाधि प्रथा, कन्या वध तथा मानव व्यापार पर रोक लगाई। तो जॉन लुडलो के द्वारा सती प्रथा, समाधि प्रथा और कन्या तथा मानव व्यापार पर रोक लगाई गई।
1857 में राम सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया, इसीलिए अंग्रेजों ने इसे सितार ए हिंद की उपाधि दी। कोटपुतली का परगना दिया किसको? राम सिंह को, और सितार ए हिंद की उपाधि दी गई। 1857 में कला के विकास के लिए मदरसा ए हुनरी की स्थापना करता है राम सिंह द्वितीय, जिसे वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। और ये राम सिंह द्वितीय के समय मदरसा ए हुनरी की स्थापना करता है। 1866 में क्रांतिकारी मुखर्जी ने कन्या विद्यालय की स्थापना की। यह किसी भी रियासत में बालिका शिक्षा का प्रथम प्रयास था, जो कि राम सिंह द्वितीय के शासन में समय हुआ। कांति चंद्र मुखर्जी के द्वारा कन्या विद्यालय की स्थापना होती है। राम सिंह ने जयपुर के महाराज कॉलेज व संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया, ये इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। 1876 में प्रिंस अल्बर्ट, ब्रिटेन का राजकुमार, ने अल्बर्ट हॉल की नींव रखी। और ये 1876 में जब प्रिंस अल्बर्ट आते हैं तब राम सिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया जाता है। इसकी बात करें तो ये जो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है, इसकी स्थापना 1876 में ब्रिटेन के जो राजकुमार है अल्बर्ट के द्वारा इसकी नींव रखी जाती है। 1887 में इसका कार्य संपन्न होता है। जयपुर में इसी के समय ब्लू पोट्री प्रसिद्ध हुई। तो ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और इसी के साथ हमने बात की थी जो प्रसिद्ध, जो यहाँ पर देखा था किसको? तमाशा लोक नाट्य को प्रसिद्ध बनाया गया था किसके समय? राम सिंह द्वितीय के समय। इसके बाद अध्ययन करें दोस्तों, राम सिंह द्वितीय के बाद माधो सिंह द्वितीय, इसे शेर बब्बर कहा जाता था। बब्बर शेर या फिर शेर बब्बर कहा जाता था माधो सिंह द्वितीय को, जो कि राम सिंह द्वितीय के बाद में आता है। माधो सिंह द्वितीय के बारे में अध्ययन करें दोस्तों तो इसे बब्बर शेर कहा जाता था। और BHU की स्थापना के लिए 5 लाख रुपए इन्होंने आर्थिक सहायता दी थी। अब गुरुजी ये BHU क्या है? तो बनारस हिंदू जो यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है, इसकी स्थापना पूछी जाए तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई। और इसकी सहायता के लिए ये जो स्थापना है, इसमें निर्माण कार्य में सहायता के रूप में माधो सिंह द्वितीय के द्वारा 5 लाख रुपए दिए गए। और नाहरगढ़ के किले में 9 दासियों के लिए 9 एक जैसे महल किसने बनवाए? तो वो माधो सिंह द्वितीय ने बनवाए। इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। सिटी पैलेस में मुबारक महल का निर्माण करवाया किसने? माधो सिंह द्वितीय ने। इसके बाद अध्ययन करें तो माधो सिंह द्वितीय के शासनकाल में 1904 में क्या होता है? जयपुर में डाक व्यवस्था शुरू होती है। तो 1904 में डाक व्यवस्था शुरू जयपुर में माधो सिंह द्वितीय के काल में होती है, जिनके द्वारा अपनी 9 दासी रानियों के लिए 9 एक जैसे महल बनवाए गए। इसी के साथ में हमने देखा कि 5 लाख रुपए जो है ये BHU की स्थापना के लिए देते हैं। मुबारक महल का निर्माण करवाया गया माधो सिंह द्वितीय के द्वारा। और आज का अंतिम जो शासक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, मान सिंह द्वितीय। मान सिंह द्वितीय पहला व अंतिम राज प्रमुख था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पहला और अंतिम राज प्रमुख था। मान सिंह द्वितीय के समय के बाद में जो राज प्रमुख का पद है इसे हटा दिया गया और उसके बाद में महाराज प्रमुख का पद आता है। और महाराज प्रमुख का पद जो है ये स्टार्ट होता है। और अंतिम और पहले और अंतिम महाराज प्रमुख पूछा जाए तो वो मान सिंह थे। इनकी पत्नी का नाम गायत्री देवी था। और राजस्थान का पहला और अंतिम राज प्रमुख 1956 तक कौन थे? तो मान सिंह थे, शुरुआत से लेकर अंत तक। 1956 के बाद राज्यपाल बनना शुरू हो गए थे। इसकी रानी गायत्री देवी राजस्थान की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो वो गायत्री देवी थी, जो कि मान सिंह की पत्नी थी। गायत्री देवी की आत्मकथा द प्रिंसेस रिमेंबर्स थी। क्या थी दोस्तों? द प्रिंसेस रिमेंबर्स थी। किसकी? गायत्री देवी की आत्मकथा, जो कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, सदस्य थी, अध्यक्ष नहीं थी। इसके साथ में आज के सेशन की समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। वीडियो अच्छे मिलेंगे। इसी के साथ PDF प्राप्त करनी है तो ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल, वहीं पर आपको PDF मिल जाएगी। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का। और इसी प्रकार ये श्रृंखला चलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो कौन से वंश का लेकर आए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।